आप सभी का फिर से स्वागत है एक और गहरी जानकारी में। आज हम मुगल साम्राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन वो सामान्य बातें नहीं हैं आप पाठ्य पुस्तकों में पाते हैं। हमारे पास इस दस्तावेज से अंश हैं जिसका नाम है मुगल साम्राज्य के छिपे हुए रहस्य जो आपने नहीं जाने। और मुझे लगता है कुछ आश्चर्य के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, ये सिर्फ नामों और तारीखों को याद करने के बारे में नहीं है। हम उन छोटे छोटे विवरणों की बात कर रहे हैं जो इतिहास को जीवंत बनाते हैं, समझे? बिल्कुल। और नामों की बात करते हुए ये दस्तावेज मुगल वंशावली को तैमूर तक, सुनिए, तैमूर से शुरू करता है। तैमूर या तमूर जैसा कि उसे कभी कभी बुलाया जाता है, और जीनियस खान, अपने पूर्वजों की एक शक्तिशाली जोड़ी की बात करें, है ना? बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, वह दोनों का सीधे वंशज थे। कल्पना कीजिए कि उसे किस तरह की महत्वाकांक्षा विरासत में मिली होगी। वह प्रेरणा, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, उन्होंने अपने साथ यह पूरी परिष्कृत दरबारी संस्कृति लाई। यह भारतीय परंपराओं के साथ मिलकर कुछ वास्तव में अनोखा बनाने में सफल हुआ। तो हम 1562 के दशक भारत की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत अपने अंतिम चरण में है, इसे लेने का सही समय है, और बाबर अपनी मौका देखता है। यह हमें 1520 में पहले पानीपत की लड़ाई की ओर ले जाता है। यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। बाबर वास्तव में सुल्तान की सेनाओं से संख्या में कम है, लेकिन उसके पास कुछ चालें हैं। उन्होंने मशलॉक बंदूकें लाई जो उस समय के लिए बेहद उन्नत थी। और फिर सुनिए, एक गाड़ियों की बैरिकेड। हम युद्ध भूमि में नवाचार कर रहे हैं। हाँ, किसी ने उम्मीद नहीं की। सुल्तान ने जरूर सोचा होगा, रुको, वो चीजें क्या हैं? लेकिन सच में बाबर की जीत यह सिर्फ किस्मत नहीं थी। हम रणनीतिक की बात कर रहे हैं, तेज दिमाग। इन आश्चर्यजनक रणनीतियों के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया। सही है, और ये एक बार की बात नहीं थी। वह 1527 में कन्नौज में जीत हासिल करता है, फिर 1529 में गागरा में। ये जीतें मुगल शासन को मजबूत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो रोचक है वह यह है कि बाबर सिर्फ विजय के बारे में नहीं था, उन्होंने अपने मध्य एशियाई मूल से यह परिष्कृत दरबारी संस्कृति अपने साथ लाई। वह बाघों के प्रति बहुत उत्साही था, जानते हो? वो फारसी शैली के शारबा बाग कितने खूबसूरत हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, है ना? ये एक पूरी विश्व दृष्टि को दर्शाते थे। यह सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिकता का मिश्रण। बिल्कुल। और इसके अलावा बाबर ने एक आत्मकथा लिखी, द बाबर। यह सिर्फ लड़ाइयों और विजय के बारे में नहीं था, उसने अंतर्दृष्टियां शामिल की। जानते हो, ये इस विजेता के मन में झांकने जैसा है, एक ऐसा विजेता जो संवेदनशील पक्ष भी रखता था। मैं कहूँगा ये अद्भुत है कि ये विवरण हमें ऐतिहासिक व्यक्तियों को असली लोगों के रूप में देखने में मदद करते हैं, न कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक में नामों के रूप में, बल्कि जटिल व्यक्तियों के रूप में। लेकिन कहानी बाबर के साथ खत्म नहीं होती। बेशक उसका बेटा हुमायूं, वह इस पर कब्जा करता है, इसे विरासत में पाता है, विशाल लेकिन फिर भी नाजुक साम्राज्य। और हुमायूं को इस शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ता है। शेरशाह ने पूर्वी भारत पर नियंत्रण रखा। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक दूरदर्शी था। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किया और उसने राजस्व प्रणाली में पूरी तरह से क्रांति ला दी। रुको, ग्रैंड ट्रंक रोड वो एक प्रमुख व्यापार मार्ग है ना? यह अद्भुत है कि इतिहास के ये बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट आज भी प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल। और राजस्व सुधार वे क्रांतिकारी थे। शेरशाह ने करों, भूमि माप और फसल उपज पर निर्धारित किया। यह एक उचित प्रणाली थी और इसने वास्तव में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। ऐसा लगता है कि हुमायूं के लिए काम बहुत था। और जैसा कि यह दस्तावेज हमें बताता है, उनकी प्रतिद्वंद्विता 1540 में कन्नौज की लड़ाई की ओर ले जाती है। हुमायूं को बड़ी हार सामना करना पड़ता है और उसे निर्वासन में जाना पड़ता। लेकिन यह निर्वासन भी ये एक मोड़ साबित होता है। हुमायूं फारस में शरण पाता है। वह उनकी संस्कृति में डूब जाता है, उनकी सैन्य रणनीतियों को सीखता है। यह अनुभव बाद में मुगल दरबार को प्रभावित करता है, खासकर उसके बेटे अकबर के शासन के दौरान। हार में भी विकास का एक अवसर होता है ना? हुमायूं भारत लौटता है, सिंहासन को प्राप्त करता है, लेकिन उसका शासन जल्दी समाप्त हो जाता है और वह साम्राज्य को अपने 13 वर्षीय बेटे अकबर के हाथों में छोड़ देता है। दबाव बात करें। अकबर महान के नाम से जाना जाता है। एक साम्राज्य विरासत में मिलता है जो अभी भी अस्थिरता का सामना कर रहा है। भाग्य से उसके पास एक कुशल रीजेंट बराम खान है, उसे मार्गदर्शन देता है। लेकिन अपने शासन के कुछ महीनों बाद अकबर को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक जनरल हिम्मत दिल्ली पर कब्जा कर शासक बन गया। ये खार्तूम की दूसरी लड़ाई की ओर ले जाता है, 1556 में पानीपत की। ये एक महत्वपूर्ण पल था। अकबर की सेनाएं जो बराम खान के नेतृत्व में थीं, हिम्मत की सेना से टकराईं। हिम्मत एक सक्षम नेता था, लेकिन उसने अकबर और स्थानीय सेना को कम आंक लिया। उन्होंने बाबर से सीखा था, उन्होंने चतुर रणनीतियों का उपयोग किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जीत हासिल की। यह जीत अकबर की सम्राट के रूप में स्थिति को मजबूत करती है। यह लड़ाई अकबर के प्रसिद्ध शासन के लिए मंच तैयार करती है। लेकिन जो वास्तव में अद्भुत है वह केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था। बिल्कुल। अकबर एक मास्टर रणनीतिकार, युद्ध के मैदान पर, बाहर, दोनों जगह। उन्होंने समझा कि एक वास्तव में स्थिर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें लोगों को एकजुट करना होगा।
और यहीं पर उसकी प्रतिभा चमकती है। उन्होंने रणनीतिक कूटनीति की इस नीति को अपनाया, विशेष रूप से राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन बनाते हुए, जो क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी थे। उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी जो हबाई से भी शादी की, इससे उन बंधनों को और भी मजबूत किया। ये एक साहसिक कदम था, ये एक खेल बदलने वाला था। ये केवल राजनीति था, ये सांस्कृतिक एकीकरण के बारे में था। एक मुसलमान के प्रभाव की कल्पना करें, सम्राट समयों में एक हिंदू राजकुमारी से विवाह। ये निश्चित रूप से एक मजबूत एकता और स्वीकृति का संदेश है, और इसने अकबर के पूरे शासन का स्वर निर्धारित किया। लेकिन वह वहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रशासन में क्रांति ला दी, दारी प्रणाली के महीनों का परिचय दिया। क्या आप समझा सकते हैं? ये काफी जटिल लगता है। यह एक ऐसा प्रणाली थी, नवाबों को उनके सैन्य दायित्वों के आधार पर रैंक करती थी। प्रत्येक नवाब के आदमी का ऐप था, एक संख्या जो उनके दर्जे, उनके वेतन और उन्हें कितने सैनिक प्रदान करने थे को निर्धारित करती थी। सम्राट ली ये शानदार था, इसने एक मजबूत सेना की गारंटी दी और यह नवाबों की सफलता को सम्राट की सफलता से भी जोड़ा। यह वफादारी के लिए एक अंतर्निहित प्रोत्साहन की तरह है। बिल्कुल। और इस प्रणाली का समर्थन करने के लिए अकबर के पास एक शानदार राजस्व मंत्री थे, राजा टोडरमल। उन्होंने पूरे कर प्रणाली में सुधार किया, इसे अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाया। इस राजा टोडरमल पर चर्चा करने की जरूरत है अपने बारे में। उन्होंने करों, भूमि सर्वेक्षण व फसल उपज के आधार पर निर्धारित किया, ताकि खजाने में राजस्व का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित हुआ। उन्होंने मूल रूप से एक स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव रखी। वह एक दूरदर्शी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम अकबर की बात करते हैं तो उसकी धार्मिक नीतियां वास्तव में उसे अलग बनाती हैं। यही जगह है जहां उनका उपाधि महान महत्वपूर्ण हो जाती है। धार्मिक तनाव के एक बड़े समय में अकबर ने सहिष्णुता का समर्थन किया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जिजिया कर को समाप्त कर दिया, जो वर्षों से संघर्ष का एक स्रोत रहा था। और उन्होंने सिर्फ कर को समाप्त नहीं किया, उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इबादत खाना बनाया, जो एक पूजा का घर था। विभिन्न धर्मों के विद्वान वहां मिलते और चर्चाएं और बहसें करते थे। ये एक क्रांतिकारी विचार था और इसने वास्तव में उनके अंतर्धार्मिक समझ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। उन्होंने एक नई समन्वित धर्म की कोशिश करने की हद तक गए, जिसे दिनी लकी कहा जाता था। यह विवादास्पद था, इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म और जोरोस्ट्रियनिज्म के तत्व शामिल थे। वह ऐसा धर्म बनाने की कोशिश कर रहा था सभी सीमाओं को पार कर सके। यह साहसी था, निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी, लेकिन यह वास्तव में नहीं चला। फिर भी इसने यह दिखाया कि अकबर कितना दूरदर्शी था। और जबकि साम्राज्य के भीतर यह सब हो रहा था, अकबर अपनी सीमाओं का भी विस्तार कर रहा था। सही, इन रणनीतिक सैन्य अभियानों उन्होंने गुजरात को जोड़ा, जिसमें महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, और बंगाल को अपनी उपजाऊ भूमि के साथ। जब तक उनकी मृत्यु 1605 में हुई, मुगल साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति बन चुका था। बिल्कुल, ऐसी शक्ति नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अकबर वास्तव में एक विरासत छोड़ते हैं, है ना? मुगल साम्राज्य को बदलता है, लेकिन साम्राज्य हमेशा बदलते रहते हैं। तो अकबर जैसे नेता के बाद क्या होता है? अपनी गहरी पड़ताल शुरू करते हैं अपने बेटे जहांगीर के साथ। जहांगीर, दुनिया का सीजर, यही नाम का मतलब है। उन्हें एक स्थिर साम्राज्य विरासत में मिला अकबर के कारण, लेकिन उनका शासन यह एक अलग प्रकार की शक्ति संतुलन से चिह्नित था। एक महिला नूर जहांगीर तस्वीर में आती है और वह सब कुछ बदल देती है। मैंने नूर जहांगीर नाम सुना, मुझे और बताओ, क्योंकि 17वीं सदी में एक महिला जो असली शक्ति रखती थी, ये एक कहानी है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। नूर जहांगीर, उसका असली नाम था मेर उन्निसा। वह जहांगीर की पत्नी नहीं थी, वह एक ताकत थी, उत्कृष्ट, राजनीतिक रूप से समझदार, महत्वाकांक्षी। कुछ इतिहासकार तर्क करते हैं कि वह जहांगीर के शासन के अधिकांश समय शासक थीं। वाह, इसका सोचिए, एक पितृसत्तात्मक समाज मुगल साम्राज्य में नूरजहां आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं, आदेश जारी करती हैं और उनका परिवार प्रमुख बनता है। क्या लोगों ने सत्ता का विरोध किया? खैर, निश्चित रूप से चुनौतियां थीं, दरबारी साजिशें, लेकिन नूरजहां उसे खेल खेलना आता था। वह बुद्धिमान, आकर्षक और रणनीतिक थी। इसके अलावा वह कला, वास्तुकला और बागवानी डिजाइन की संरक्षक थीं। उसका प्रभाव राजनीति से कहीं आगे बढ़ गया। उस युग में एक महिला को उस तरह की शक्ति विल्ड करते हुए देखना प्रेरणादायक है। लेकिन जहांगीर के बारे में क्या? वह किस तरह का शासक था? जहांगीर, हालांकि नूरजहां की भूमिका प्रमुख थी, वह बस पीछे नहीं बैठे थे। उसे कला, न्याय और प्राकृतिक दुनिया से प्यार था। उसने अपने पिता की तरह उन संस्मरणों को लिखना जारी रखा। इसे तुजुक जहांगीर कहा जाता है। वे संस्मरण हमें एक व्यक्तिगत झलक देते हैं, है ना? उसके विचार, दरबारी जीवन के बारे में उसकी टिप्पणियां और शासन पर उसकी चिंतन, हम उस शीर्षक व्यक्ति को देख पाते हैं। बिल्कुल, और वह जटिल था, निश्चित रूप से बुद्धिमान, संवेदनशील और दुनिया के प्रति बहुत जिज्ञासु। और कला, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला और कला का विकास हुआ, एक नए स्तर पर पहुंच। मुगल चित्रकला विवरण अद्भुत है, मैंने कुछ संग्रहालयों में देखे हैं। उन्हें इतना खास क्या बनाता है? चमकीले रंगों की कल्पना करें, उन नाजुक ब्रश स्ट्रोक्स, दृश्य जो सब कुछ कैद करते थे,
दरबारी जीवन से लेकर प्रकृति के सबसे छोटे विवरणों तक। वे सिर्फ सजावट नहीं थे, वे मुगल संस्कृति और शासक की पसंद के प्रतिबिंब थे। आप उन्हें देखते हुए, रेशम की सरसराहट सुनते हुए समय में वापस जाने का अनुभव कर सकते हैं। क्या इस अवधि के कोई बड़े नाम वाले कलाकार थे? ओह बिल्कुल, मंसूर, उसने इन बेहद जीवंत जानवरों के चित्र बनाए। फिर अबू हसन थे, जो जहांगीर और अन्य दरबारियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। अविश्वसनीय रूप से वास्तविक, वे सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वे मुगल दुनिया का दस्तावेजीकरण कर रहे थे। कला हमें इतिहास में लड़ाइयों और राजनीति के अलावा भी अंतर्दृष्टि देती है। ये अतीत को समझने का एक और तरीका है। लेकिन जहांगीर के समय में हम कुछ और होते हुए भी देखते हैं। यूरोपीय और व्यापारी, खासकर ब्रिटिश, मुगल दरबार में आ रहे हैं। यह आने वाले समय का संकेत लगता है। तुम सही हो, जहां वह इन यूरोपियों, उनकी तकनीक और उनके नए विचारों से मोहित था। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापार अधिकार दिए, और पीछे मुड़कर देखने पर दरवाजा खोलना जो बंद करना। उस समय यह छोटा लगता है, लेकिन उन शुरुआती इंटरेक्शनों के बाद उनके मुगल साम्राज्य पर बड़े परिणाम हुए। बिल्कुल, लेकिन कला के विकास और नए यूरोपीय संपर्कों के बावजूद चुनौतियां भी उभर रही थीं। जहां का सिख समुदाय के साथ संबंध वह एक कठिन संबंध था। इस दस्तावेज में गुरु अर्जन, 5वें सिख गुरु के निष्कासन का उल्लेख है, जो 1606 में हुआ। यह एक बड़ा घटना है, एक मोड़। बिल्कुल, इसने मौजूदा तनावों को और गहरा किया, और आप कह सकते हैं कि इसने आगे चलकर संघर्ष के बीज बो दिए। ये दिखाता है कि विविध साम्राज्य को चलाना कितना कठिन था, इन विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ चीजों को स्थिर रखना। समृद्धि के समय में भी ये आंतरिक चुनौतियां बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। बिल्कुल, और चुनौतियों की बात करते हुए हमारा अगला अध्याय हमें शाहजहां, निर्माण के राजा, की ओर ले जाता है। आप कह सकते हैं कि उसका नाम मुगल वास्तुकला के साथ पर्यायवाची है। जब मैं शाहजहां का नाम सुनता हूं तो मुझे ताजमहल याद आता है, वह प्रतीकात्मक कृति। उसे एक समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला, और शाहजहां ने उस धन को दुनिया की कुछ सबसे अद्भुत संरचनाएं बनाने में लगा दिया। वह वास्तुकला के प्रति पागल था, इस दृश्य विरासत को पीछे छोड़ने के लिए। और ताजमहल, ये उस जुनून की अंतिम अभिव्यक्ति है ना? ये सिर्फ एक इमारत से ज्यादा है। यह संतुलन, विवरण और शुद्ध सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमर सूरज की रोशनी में चमक रहा है, कीमती पत्थरों से सजा हुआ जो पानी में परिलक्षित हो रहा है। ये कल्पना को पकड़ लेता है। इस परियोजना का आकार, ये दिमाग को चकरा देने वाला है। इसे बनाने में कितना समय लगा? इस पर कितने लोगों ने काम किया? 20 साल से अधिक समय में हजारों कारीगर, वास्तुकार, श्रमिक, सभी शाहजहां के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए। उस गुंबद की कारीगरी, सटीकता और आकार, यह बस महान। आप उनकी समर्पण की सराहना कर सकते हैं। ताजमहल, ये एक कालातीत कृति है, मानव रचनात्मकता का एक प्रमाण। लेकिन शाहजहां की विरासत, ये सिर्फ ताजमहल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में लाल किला है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। सम्राट के लिए उपयुक्त महलों के साथ यह मुगल शक्ति का नया केंद्र बन गया। लाल किला, मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि उन दरवाजों से गुजरना कैसा रहा होगा। सम्राट की उपस्थिति में होना निश्चित रूप से प्रभावित करने डिजाइन किया गया था। शक्ति और भव्यता का एक बयान। और फिर जम्मू मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, जो शाहजहां के समय में भी बनी, इस्लामी वास्तुकला की एक कृति। इतनी अद्भुत इमारतें हैं, हर एक मुगल साम्राज्य की कहानी बताती है, शाहजहां की महत्वाकांक्षा के बारे में। उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने आगरा किले का भी विकास जारी रखा, मौजूदा लाल बलुआ पत्थर पर सफेद संगमरमर की संरचनाएं जोड़ते रहे। और फिर मोर सिंहासन की कहानी है। मोर सिंहासन, मुझे इसके बारे में सुनना है। इसमें इतना खास क्या था? सोचिए, एक सिंहासन जो हीरे, रूबी, पन्ने और मोती से ढका हुआ है, मुगल धन और शक्ति का एक प्रतीक। वे कहते हैं यह तब पूरी ब्रिटिश खजाने से भी अधिक मूल्यवान था। दुर्भाग्यवश इसे लूट लिया गया और केवल टुकड़े ही बचे हैं। क्या नुकसान है, लेकिन कहानी जीवित रहती है। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर, इतने धनवान, शक्तिशाली, लेकिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की किस्मत भी बदल सकती है। और शाहजहां के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन शुरुआती मुठभेड़ों का प्रभाव बढ़ने लगता है। उनकी उपस्थिति बढ़ रही है, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी। ये एक तूफान की तरह है, दरारें दिखने लगी हैं। संपत्ति के इस समय के दौरान गिरावट के बीज बोए गए थे। मुगल साम्राज्य के लिए चीजें नाटकीय रूप से बदलने वाली थीं। और वह बदलाव औरंगजेब के साथ आता है, शाहजहां का बेटा। उनका शासन इसे अंत की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। औरंगजेब एक जटिल व्यक्ति हैं, विवादास्पद। वह एक कट्टर मुसलमान थे, अपने पूर्वजों, विशेष रूप से अकबर से बहुत अलग और अधिक पारंपरिक। उनका शासन युद्धों और आंतरिक संघर्षों से भरा हुआ था, है ना? मैं इस कहानी के इस हिस्से में गोताखोरी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि देख सकूं कि साम्राज्य कैसे बिखरने लगा। औरंगजेब की कहानी ऐसी है कि आप नहीं जानते कि उन्हें प्रशंसा करें या उनसे डरें।
लेकिन चलो ये देखते हैं कि वह सत्ता में कैसे आया। ये बिल्कुल भी सुगम परिवर्तन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल। जब शाहजहां बीमार पड़े, उनके बेटे एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। यह सिंहासन के लिए एक क्रूर लड़ाई थी। औरंगजेब जीत गया, लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना पड़ा। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को भी फांसी दी। यह शासन की शुरुआत करने का एक कठोर तरीका है। वह जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक दृश्य है। लेकिन सभी नाटक के परे औरंगजेब वास्तव में किस चीज में विश्वास करता था? इसने उनके शासन के तरीके को कैसे आकार दिया? औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान थे जो इस्लाम की एक सख्त व्याख्या के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे। इसका उनके नीतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और आप अकबर के साथ इसका अंतर देख सकते हैं, जो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में थे। औरंगजेब द्वारा किए गए सबसे विवादास्पद कामों में से एक था गैर मुसलमानों पर जजिया कर वापस लाना। अकबर ने इसे खत्म कर दिया था लगभग 100 साल पहले। समस्याएं पैदा की होंगी। ये निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने इसे असहिष्णुता माना। इसने कई हिंदू विषयों को अलग कर दिया, असंतोष और अशांति पैदा की। और यह केवल आंतरिक नीतियां ही नहीं थीं। यह दस्तावेज औरंगजेब की साम्राज्य को बढ़ाने की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत के दक्कन में। ये दक्कन युद्ध ये सच में संसाधनों पर एक बड़ा बोझ लगते हैं। वे सच में थे। औरंगजेब ने दक्कन को जीतने की कोशिश में दशकों बिताए, लेकिन उस क्षेत्र का साम्राज्यों के खिलाफ प्रतिरोध करने का एक लंबा इतिहास था। यह महंगा और थकाऊ था। इसने अन्य क्षेत्रों में मुगल रक्षा को कमजोर कर दिया। को सोचना चाहिए कि क्या यह इसके लायक। यह आपको महत्वाकांक्षा की कीमत सोचने पर मजबूर करता है, उन सभी खोई हुई जिंदगियों पर। और ये केवल संसाधनों के बारे में नहीं था। औरंगजेब को वहां विरोधियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। सबसे प्रसिद्ध था शिवाजी, मराठा योद्धा राजा। शिवाजी और उनकी सेनाएं वे गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। उन्होंने अपने लाभ भूभाग का उपयोग किया, लगातार मुगल सेनाओं को परेशान करते रहे। शिवाजी एक किंवदंती की तरह लगते हैं। उसकी औरंगजेब के दरबार से भागने की कहानी है, क्या सच है? ओ हाँ, प्रसिद्ध कहानी है। शिवाजी को पकड़ लिया गया और औरंगजेब के दरबार में लाया गया, लेकिन उन्होंने सभी को चकमा देकर मिठाइयों की टोकरी में छिपकर भागने में सफलता पाई। फी चालाक। ये अद्भुत है। ये किसी फिल्म की तरह है। लेकिन यह भागना एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करता है। अब यह केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था। मुगल असली प्रतिरोध का सामना कर रहे थे, उनकी शक्ति के लिए एक चुनौती जो वे बस कुचल नहीं सकते थे। बिल्कुल। शिवाजी के तहत मराठा वे ताकत थे जिसका सामना करना आसान नहीं था। उन्होंने मुगल शक्ति को कमजोर करना जारी रखा, भले ही शिवाजी और औरंगजेब दोनों चले गए थे। और यह मराठों का मामला नहीं था। इस दस्तावेज में सिखों के साथ संघर्षों का भी उल्लेख है। गुरु तेग बहादुर, 9वें सिख गुरु की फांसी। ये एक मोड़ जैसा लगता है, न केवल मुगलों और सिखों के बीच के संबंधों में, बल्कि सिख पहचान के लिए भी। ये एक बड़ा मोड़ था। इसने तनाव को और बढ़ा दिया और सिखों को अगले गुरु गोबिंद सिंह के तहत अधिक सैन्यकृत होने की ओर ले गया। इसका मुगलों और सिखों पर लंबे समय तक बड़ा प्रभाव पड़ा। तो आपके पास ये सभी युद्ध, प्रतिरोध, आंदोलन, आंतरिक समस्याएं हैं। ये ऐसा है जैसे साम्राज्य अंदर से टूट रहा है, जबकि औरंगजेब इसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। कहने का एक अच्छा तरीका। साम्राज्य अधिक फैला हुआ था, उस बड़ी सेना को बनाए रखना, साथ ही डेक्कन युद्धों का बोझ, ये सब बहुत अधिक था। औरंगजेब की नीतियां, भले ही वह उन पर विश्वास करते थे, लोगों को दूर कर देती थीं और चीजों को कम स्थिर बना देती थीं। जैसे कि ये सब काफी नहीं था। फिर मुगल साम्राज्य को बाहर से हमला होता है। 1729 में नादिर शाह ने फारस से आक्रमण किया। उस आक्रमण ने वास्तव में दिखाया कि साम्राज्य कितना कमजोर हो गया था। नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया, खजाने को लूट लिया, यहाँ तक कि उसने मोर की गद्दी और कोहिनूर हीरा भी ले लिया। वे मुगल शक्ति के प्रतीक थे और वे चले गए। एक अपमानजनक हार। ये एक तरह से प्रतीकात्मक है ना? मोर की गद्दी का इस तरह ले जाना। और जबकि ये सब हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप प्रभाव बढ़ा रही है। ब्रिटिश वे चालाक थे। वे व्यापारी के रूप में आए, लेकिन हर अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने गठबंधन बनाए, शासकों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। और फिर वह महत्वपूर्ण क्षण आता है 1757 में प्लासी की लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, वे बंगाल के नवाब को हराते हैं। प्लासी की लड़ाई, तब चीजें वास्तव में बदल गईं। ब्रिटिश भारत में प्रमुख शक्ति बन गए। उसके बाद मुगल सम्राट बस एक प्रतीक बनकर रह गए, दिल्ली के अपने महल में फंसे हुए, जबकि ब्रिटिश सत्ता पर काबिज हो गए। ये एक दुखद अंत है एक साम्राज्य के लिए जो कभी इतना शक्तिशाली था। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर वास्तव में 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ उस सिपाही विद्रोह के बीच में फंस गए थे। बहादुर शाह जफर, उनके पास कोई असली शक्ति नहीं थी, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें एक प्रतीक के रूप में देखा। वे ब्रिटिश शासन विरोध कर रहे थे, सभी एकजुटता दिखाई, लेकिन ब्रिटिशों ने विद्रोह को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया।
वह 1862 में वहीं मर गए। और यही मुगल साम्राज्य के लिए अंत था। क्या कहानी है, ऊंचाइयों और नीचाइयों, चमक और गिरावट से भरी हुई। आपके अंतिम विचार क्या हैं? आपको क्या ध्यान खींचता? मैं सोचता हूँ कि साम्राज्य कैसे उठते हैं और गिरते हैं, निरंतर चक्र। मुगल उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की, इस अद्भुत साम्राज्य का निर्माण किया, सांस्कृतिक रूप से बहुत कुछ हासिल किया और फिर यह सब बिखर गया। आंतरिक समस्याएं, बाहरी दबाव। एक याद दिलाने वाला है कि शक्तिशाली साम्राज्य भी अजेय नहीं होते, इतिहास सबका पीछा करता है। ये नेतृत्व और महत्वाकांक्षा के बारे में सबक से भरी एक कहानी है। कितना मुश्किल है एक विविध साम्राज्य को शासित करना। हम जो विकल्प चुनते हैं उनका लंबा असर है। लेकिन भले ही मुगल साम्राज्य चला गया है, इसकी विरासत अभी भी यहाँ है। यह तो निश्चित है। वास्तुकला अभी भी आश्चर्यजनक है। उनका सांस्कृतिक योगदान हमारे चारों ओर है। उन्होंने शासन किया, बाद के शासकों को प्रभावित किया। उनकी कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह आज के भारत को समझने का एक हिस्सा है। और हमारे श्रोताओं खोज करते रहें, सवाल पूछते रहो। मुगलों के बारे में सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। शो है, रोमांचक कहानी है और हमेशा और भी कहानियां हैं जो खोजी जाने का इंतजार कर रही हैं।